हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला फिजिक्स। तो बच्चों, कल हम कहाँ पढ़ते हैं? हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ चुके थे। ठीक है, जो हमारे बिगनर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर। ठीक है, ये हमारा चौथा लेक्चर। इसमें हमारे कुछ परसों थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए हमने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे। एक न्यूमेरिकल उतारेंगे, आप लोग नोट करेंगे, एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने डिनोट किया है इसको, ये डिनोटेशन है। ठीक है, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर एवरी सेकेंड, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body। ठीक है, देखिए मैं समझा देती हूँ आपको। कह रहे कि अगर किसी बॉडी से 10⁹ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव हो जाता है। ये हमारी एक बॉडी है, इसमें से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करना है, निकाल दिए। ठीक है, मूव आउट हो गए हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10⁹ इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव आउट हो गए हैं। और ये जाएंगे कहाँ बच्चों, टू अनदर, दूसरी बॉडी में। एक दूसरी बॉडी हमारी, इसके पास इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे कितने सेकंड में, एक सेकंड में हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो जा रहा है, एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जो ध्यान दीजिएगा, तो बताओ एक सेकंड में चार्ज कितना आएगा। अभी इसकी बात करते हैं, पूरा क्वेश्चन बाद में देखिए, पहले समझ लेते हैं। देखो, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर क्या जाते हैं, चार्ज लेकर जाते हैं, नेगेटिव चार्ज लेकर जाते हैं। एंड वी नो दैट द ओरिजिन ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को आएंगे, तो इसके साथ साथ हमारा चार्ज भी आएगा। देखो, हमने पढ़ा था जब एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके साथ कितना चार्ज आता है, ई। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना था हमारा, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। ठीक है, तो बताइए बच्चों, जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो कितने चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन से इतना चार्ज, तो 10⁹ से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा 1 सेकेंड का चार्ज क्या बोलेंगे, चार्ज फ्लोइंग, हाँ यू कैन से चार्ज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड। डायरेक्ट करते हैं कि पहले आप लिखेंगे n = 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड में कितना चार्ज आएगा बच्चों, होगा हमारा 1.6 × 10⁻−19 कूलम इंटू 10⁹ इतना कूलम। क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो इतने का इतना। ठीक है, सभी ने पढ़ा है कि अगर हमारी एक टॉफ़ी की कॉस्ट हमारी कितनी है, 5 रुपीज़ है, तो 6 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट होगी हमारी 5 × 6। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारा इतना होता है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इज इट क्लियर? देखिए बच्चों, होता क्या है, चार्ज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड इतना, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो आ जाएगी हमारी, ऐसे सॉल्व कर देंगे आप, कुछ सॉल्व भी कुछ नहीं करना है आपको। ये हो जाएगा हमारा 10⁻−10 कूलम। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना बच्चों, एक टाइम मतलब एक सेकेंड में इस बॉडी में कितना चार्ज आ जा रहा है, इतना चार्ज आ रहा है। तो ऐसे ही फिर 2 सेकेंड में कुछ चार्ज आएगा, फिर वो प्लस होगा, अगला 1 सेकेंड का, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। एक टाइम बच्चों ऐसा आएगा कि देखो 1 सेकेंड में हमारा इतना गया, 2 सेकेंड में हमारा फिर ये प्लस ये दुगना हो जाएगा, 3 सेकेंड करते 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 हमारा एक टाइम हमारा ऐसा आएगा, मान लेते हैं सपोज दिस टाइम इज T। इस T टाइम में यहाँ पर टोटल चार्ज जो हमारा काउंट करते करते हमारा 1 कूलम चार्ज होगा। हमें उसी की वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं आपको पहले समझा देती हूँ, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है उसको हमेशा उधर रखना चाहिए। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊँ, देखो 1 सेकेंड के लिए इतना चार्ज कहो, या इसको अगर हम बच्चों देखो चार्ज फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड कहो, या फिर इतना चार्ज टाइम टेकन फॉर इतना चार्ज, बात एक ही है। ठीक है, और कह सकते हो आप इसे दूसरी लैंग्वेज में, टाइम टेकन फॉर 1.6 × 10⁻9 कूलम चार्ज। कितना टाइम आ रहा है बच्चों, इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, देखो बच्चों, इतने चार्ज के फ्लो होने में हमारा 1 सेकेंड लग रहा है।
ठीक है, हमें कितने का बताना है, तो 1 कूलम में टाइम टेकन फॉर 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू, देखो बच्चों, अगर जब हमको पता है 10 टॉफीज हमारी 50 रुपीज़ की है, तो बताइए एक टॉफ़ी कितने की होगी। देखो जब एक टॉफ़ी पता होती है, हम मैनी का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अगर हमें मैनी की वैल्यू पता है 1 की निकालनी है तो हम उसे डिवाइड देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड देंगे, 10 टॉफ़ी 50 की, तो एक टॉफ़ी हमारी 5 रुपये की। ये सब बचपन में टॉफ़ी के साथ सब खेलते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर टॉफ़ी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखिए बच्चों, इतने टॉफ़ीज, सपोज चार्ज इज टॉफ़ी, इतने कूलम चार्ज हमारा 1 सेकेंड में, तो 1 कूलम चार्ज इज 1/1.6 इंटू 10⁻10 कूलम सेकेंड, इतने सेकेंड में। ओके, और इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, या फिर आगे और सॉल्व कर लेंगे 198 ईयर्स में चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। सेकेंड इज और SI यूनिट, नोट करेंगे इसे। बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट कीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन 200 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, ऑल्सो फाइंड द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 200 ग्राम हमारे पास वाटर है, 200 ग्राम वाटर है, जिसमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फाइंड करना है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर इग्नोर कीजिए, पहले का क्वेश्चन देखिए बच्चों, वाटर है हमारे पास। ठीक है, ये 200 ग्राम वाटर है हमारे पास, H2O, 200 ग्राम H2O है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या पता लगाना है बच्चों, इसके अंदर हमें क्या पता लगाना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, वी नो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, इसलिए हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर बात होती केवल एक मोल की या एक मॉलिक्यूल की, किसकी, H2O की, तो हम यहाँ पे आराम से पता लगा सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल होता तो मीन हाँ, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता। तो बच्चों अगर हमें ये कहीं से ये पता लग जाए क्या कि 200 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2O के, तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं 10 से। एक मॉलिक्यूल में 10, तो अगर इसमें हमारे n है, बाई चांस इसमें n है, तो n में 10 इंटू n पता लग जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ, पहले हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे किसके, H2O के। 200 ग्राम वाटर में H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मोल कंसेप्ट आपने 11th में पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा है वो अभी मैं कुछ टाइम बाद 11th की वीडियोस बनाएंगे 10th का रिजल्ट आने के बाद जब आता है। ठीक है, इधर देखिए, देखो बच्चों, वी नो दैट, देखिए जो हमारा वाटर का 1 मोल होता है, उसमें जो उसका जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो होता है हमारा 18 ग्राम। इट मीन्स वी कैन से 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, कंटेन्स 1 मोल। पहले बच्चों मोल की बात करेंगे, उसके बाद हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे H2O के। ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 1 मोल। वाटर का जो 1 मोल होता है उसका मास है 18 ग्राम, या 18 ग्राम वाटर में एक वाटर का 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, 18 ग्राम में इतने, हमें 200 ग्राम में पहले मोल्स निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो बताइए बच्चों, therefore 1 gram of water contains how many moles, 1/18 moles, 1/18 moles of H2O। ठीक है, देखिए भाई ध्यान से देखिए, क्लियर सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने हो गए क्लियर। एंड नाउ वी नो दैट, सब जानते हैं क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये भी भाई बच्चों मोल्स अलग होते हैं, मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, ये कंसेप्ट आपको कुछ टाइम बाद पढ़ाते हैं, ये 11th में है वैसे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन
1 मोल। 1 मोल में बच्चों कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या H2O मॉलिक्यूल्स कह दीजिए आप, H2O, आई होप दिख रहा हो आप लोगों को, H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, H2O कितने मॉलिक्यूल्स, इतने होते हैं किसमें, 1 मोल में, इन 1 मोल। तो बताओ बच्चों इतने मोल्स में कितने होंगे, क्योंकि इतने मोल्स हमारे 200, सॉरी 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 सॉरी, ध्यान से देखिएगा। 1 ग्राम में इतने होंगे, सॉरी वी हैव टू रिमूव इट। हमें बात करनी थी 200 ग्राम की, तो 200 ग्राम में 200 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स, 1/, देखो एक टॉफ़ी इतने रुपए की है, एक टॉफ़ी इतने की, तो 200 टॉफ़ी कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों हम 200 से, इतने मोल्स ऑफ H2O। इज इट क्लियर नाउ। अब आते हैं भाई, देखिए बच्चों 1 मोल ऑफ H2O contains 1 mole of H2O contains how many molecules, 6.022 into 10⁻23 H2O molecules। ठीक है, एक बात भी बच्चों ध्यान रखिएगा, एक ये बात, आप कोई भी मॉलिक्यूल H2O, चाहे वो कोई सा भी हमारा दूसरा सब्सटेंस हो, CO2 हो, O2 हो, H2 हो, या H2O हो, या N2 हो, कुछ भी हो, whatever, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स। अगर वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल की बात हो तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो, मतलब 1 2 6.022 इतने मॉलिक्यूल्स। O2 की बात करेंगे तो उसमें भी इतने ही O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर, यहाँ 11th का मेरा फर्स्ट चैप्टर देखिएगा अभी उस टाइम के बाद, अभी नहीं अपलोड किया। ठीक है, 1 मोल ऑफ H2 कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों 1 मोल, हमें तो 200 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए पहले, ठीक है बच्चों, तब हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालेंगे। तो 200 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, तो इतने मोल्स में कितने होंगे, 1 मोल में इतने, तो 200/18 मोल्स ऑफ H2O कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 मोल में इतना तो इतने में इतना, 10⁻23 इंटू 200/18 क्या, H2O मॉलिक्यूल्स। क्लियर, ठीक है, इसको लास्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए बच्चों, सिंस 1 मॉलिक्यूल, हाँ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल दिया, वैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हैज़ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखिए 2 हो गए हमारे, एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन के पास 2 × 1, देखो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 8, तो एक के पास कितना हो जाएगा, 2 × 1 2 + 8 × 10 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और 10 प्रोटॉन्स। ठीक है, जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स के पास इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बताओ बच्चों इतने मॉलिक्यूल्स, H2O का हमारा इतना मॉलिक्यूल्स निकल चुका है, H2O के इतने मॉलिक्यूल्स के बाद कितने इलेक्ट्रॉन, 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 200 ग्राम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक के पास इतने मॉलिक्यूल, इतने प्रोटॉन, तो 10 हाँ, तो एक के पास इतने, तो इतने के पास मल्टीप्लाई बाई 10, देयरफॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2 इंटू 200/18 इंटू 10, ठीक है 30। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैज़ कितने 10, जो मेरी ये जो है 10 है, 10 की मल्टीप्लाई आप इस पूरी क्वांटिटी से कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23/18 इंटू 200,
और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे हमारे 6.692 इंटू 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो भैया हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होता है हमारे 6.692 इंटू 10⁻25। दैट इज आवर आंसर। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता लग गया कि इसमें 200 ग्राम वाटर में। इसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देंगे, मैं उसे अगेन एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिए बच्चों, सिंस चार्ज ऑन, बात करनी है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज की। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की बात करें, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज को या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो नेगेटिव बोलते तब भी आप ये करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं। चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻19 देयरफॉर चार्ज ऑन कितने प्रोटॉन्स हैं हमारे पास? 10। नहीं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स? दिस 6.692 इंटू 10⁻25 प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स के पास हमारा कितना चार्ज होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे, -19 इंटू 6.692 इंटू 10⁻25 कूलम चार्ज। सॉल्व करेंगे इनको, हमारे पास आएगा 1.07 इंटू 10⁻7 कूलम। दैट इज आंसर और ऑल्सो आंसर, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डाल दिए, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। हमारा जो मास और चार्ज है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? कुछ सिमिलरिटीज होती हैं और कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप वही करेंगे जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। एक तरफ आप डाल देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरी तरफ डाल देंगे आप मास। इस तरह से देखिए बच्चों, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं क्यू से डिनोट कर देती हूँ सीधा, और मास के टाइम लिखते समय मैं सीधे एम लिखूंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट मास को कभी भी आप देखो, आपने 5 कूलम पढ़ा होगा, -5 कूलम भी पढ़ा होगा, 3 कूलम पढ़ा होगा आपने, -2 कूलम भी पढ़ा होगा, -3 कूलम भी पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब मीन्स चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट जो मास होता है कभी भी आपने -5 kg या मेरा वेट -51 kg है, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। मास इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, कांट बी नेगेटिव, ठीक है। दूसरा इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों जैसा है, छोटा सा है, देखिए चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है, हमने कल पढ़ा था क्वांटाइजेशन पढ़ा था। चार्ज हमारे कैसे होते हैं बच्चों? क्वांटाइज्ड होते हैं, बट जो हमारा मास होता है ये क्वांटाइज्ड नहीं होता है। मास कांट बी आर नॉट क्वांटाइज्ड।
कांट क्वांटाइज। ठीक है, देखो बच्चों, आपने एक चीज कंजर्वेशन लॉ पढ़ा था, चार्ज रिमेन कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है, हमारे कंजर्व्ड होते हैं। ठीक है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। एक अगर हमने दो उसको वो क्या रख किया है तो यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो हो जाएगा या तो यहाँ से जाएगा, मतलब वैल्यू सेम। सिस्टम की जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है। लेकिन अगर हम बात करें, आपने बचपन से पढ़ा होगा, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। ठीक है, हमने कि मास को हम मास कंजर्व्ड रहता है। वैसे देखा जाए तो बच्चों, वैसे तो मास कंजर्व्ड रहता है लेकिन मास की फॉर्म में नहीं रहता। मतलब कह सकते हो आप, जैसे कि ऐसा नहीं कि 5 kg है फिर कहीं और चले गया तो यहाँ से 3 kg यहाँ, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडी है, हमारे पास एक 5 kg की है और एक हमारे पास 3 kg की है। यहाँ से दोनों ने कोलिजन की, जैसे चार्ज में हुआ था, यहाँ से यहाँ मास वो कर गया तो 4 kg 4 kg, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट मास इस तरह से कंजर्व्ड नहीं होता। मास रहता है कंजर्व्ड बट एनर्जी की फॉर्म में चेंज होता है। मास को क्या कर सकते हैं हम, अगर हम मास है हमारे पास, वो दूसरी फॉर्म में अगर चेंज होगा तो वो एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगा। ठीक है, मास की फॉर्म में ही कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मास कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into energy according to relation। एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा मास हमारा किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, फोर्थ वो पढ़ते हैं, फोर्थ डिफरेंस। ज़्यादा लिखना है अपने 4-5, आप 4 भी लिख के आएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों कहते हैं 5 याद करोगे तब जाके 3 लिख के आता है। ठीक है, देखिए बात करें अगर किसकी, चार्ज की, जो हमारा चार्ज है, देखिए आपने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे हैं। चार्ज हमारे रेस्ट में होता है। ठीक है, अगर ये चार्ज किसी केस में अगर मूव हो जाए, मूविंग में आ जाए, मोबाइल स्टेट में आ जाए, ठीक है, तो मीन्स एक्सेलरेटेड हो जाए, तो जो हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज होता है उसका जो वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जबकि जो हमारा मास होता है, मास क्या करता है, हमारा वेलोसिटी के साथ साथ चेंज होता है। कैसे होता है, मैं आपको रिलेशन बताऊंगी। चार्ज कांट बी अफेक्टेड बाय द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कांट बी अफेक्टेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उसका ऑब्जेक्ट पर उपस्थित चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फोर्थ वाला पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, mass of object and object varies। ठीक है, varies with velocity, according to formula। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखो बच्चों एक फॉर्मूला है हमारे पास, m इक्वल टू m0/1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक है, v² अपॉन c²। देखिए बच्चों समझाते हैं आपको, ये आपने फॉर्मूला देखा भी होगा और हमें भी नहीं भी देखा होगा, क्योंकि ये बीएससी में इसका ये ड्राइव होता है हमारा। बीएससी आगे फर्दर क्लासेस में आपका ड्राइव होगा। ठीक है, होता क्या बच्चों, देखो जब मैं रुकी हूँ, ठीक है, जब मैं रुकी हूँ तब मुझे कुछ
चलो जब मैं भाग रही हूँ, ठीक है, जब मैं भागती हूँ तो हमको फील होता है कि हमारा जो वेट है मीन्स मास है वो थोड़ा बड़ा हुआ लगता है। जो हमारा मूविंग मास होता है, जब हम भागते हैं, जब हम वेलोसिटी में आते हैं तो हमारा मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। देखिए जब हम रेस्ट में होते हैं तो हमारा मास थोड़ा कम होता है मूविंग के किसके कंपैरिजन में, जब हम मूविंग में होते, मूविंग स्टेट में होता है। ठीक है, क्या होता है देखो, इट इज द मूविंग मास, ठीक है, एंड एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एन एनी बॉडी। ठीक है, v इज द वेलोसिटी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक मिनट, अब देखो होता क्या, हमारा मास, ये मास हमारा मूविंग मास है, ठीक है, मास ऑफ एनी बॉडी इन द स्टेट ऑफ मोशन, और एम नॉट इज द रेस्ट मास। रेस्ट मास हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, वो फिक्स रहता है, लेकिन वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ती है हमारा मास, मूविंग मास चेंज होता है, बढ़ता है। कैसे बढ़ता है देखो, इतना आप नोट करें पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, नोट कीजिए आप इसे। देखिए बच्चों, यहाँ पे समझा देते हैं आपको, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ती है, ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक, हाँ, सपोज इसकी वैल्यू शुरू में थी 1, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 रख दिया, कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ गई 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपने 2 रख दिया। तो बच्चों बताइए, ये 1 अपॉन, देखो 1 c तो हमारा कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸। इस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जब हमारे इतना थी वेलोसिटी, हमारी u इतनी थी और v इतना था, ठीक है, v1 v2, इसमें हम करेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर, बात करते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 अपॉन सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी हमारी 4 अपॉन सी स्क्वायर। अब मुझे आप बताएंगे किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये सही है कि ये सही है, ठीक है, सोचिए बच्चों, ये कांस्टेंट है। एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास ये क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होती है, ऊपर कौन से न्यूमरेटर कहते हैं जिसे, अंश, न्यूमरेटर हमारा अगर ज़्यादा होता है, जिसका अगर हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो जाए, न्यूमरेटर में जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो अगर हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा बचती है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए सपोज, क्योंकि 3 × 10⁸ बहुत बड़ी क्वांटिटी है, सपोज इसकी यहाँ पर सी की वैल्यू है 1, ठीक है, यहाँ पर 4 की वैल्यू 1 रख देंगे तो बचेगा क्या, 4, तो ऑब्वियसली ये बड़ी है, या फिर आप 2 रख दीजिए, यहाँ पर 2 रख दिया तो 2 × 2 = 4, और इसकी वैल्यू होगी हाफ, मीन्स 0.5। तो बच्चों आपको दिख ही रहा है कौन बड़ा है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू हमें ज़्यादा होगी, मीन्स जैसे ही वेलोसिटी हमारी थोड़ी रेस्ट से हम इसमें मूविंग मोशन में आए, जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। अब मतलब वेलोसिटी बढ़ने से इसकी वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई, ठीक। अब देखो शुरू में, सॉरी, 1 अपॉन सी स्क्वायर था, इसकी वैल्यू थी हमारी 2 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मीन्स 4 अपॉन सी स्क्वायर, ये ज़्यादा था, ठीक है। अब बच्चों देखो, पहले केस में यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते, यहाँ पर हमें सपोज ये है हमारा 2, ये वैल्यू मान ली हमने 5, ठीक है बच्चों। देखिए पहले केस में 1 में से आपको माइनस करना है 2, ये वैल्यू 2 है, कितना बचेगा बच्चों, -1। बट यहाँ पर हमको माइनस करना है 1 माइनस -5, मतलब हमें 1 में से ज़्यादा कब माइनस करना पड़ेगा, जब हमारी वेलोसिटी बढ़ जाती है हमें इतना ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा आपके पास, -4। तो कम, तो इस स्टेट में हमारे पास इसकी वैल्यू कब किसकी ज़्यादा है, हमारे पास जो वैल्यू ज़्यादा है वो इसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा बच रही है, मतलब 1 में से ज़्यादा माइनस करोगे तो बच्चों कम ही बचेगा, ठीक है, कम बचेगा। और जब ये वैल्यू मत मीन्स डिनोमिनेटर छोटा है तो उसका रूट भी छोटा होगा, तो ये वैल्यू जितना छोटा होगा इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसकी वैल्यू कम तो इसकी वैल्यू ज़्यादा। सब जानते हैं जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है अभी हमारे पास, ये v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाता है, और इसकी वैल्यू कम हो जाए तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू बढ़ रही थी,
और जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उतना हम 1 में से हमें ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे लेस वैल्यू बचेगी, और लेस वैल्यू बचेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हमारा मास इंक्रीज हो गया। इट मीन्स विद द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी द मूविंग मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, हाँ सॉरी इंक्रीजेस, ठीक है। इज इट क्लियर? जो हमारा मास है वो वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, मीन्स वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कितने हमने वो कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसी का, चार्ज और उसमें डिफरेंस देख रहे हैं हम, चार्ज और मास का डिफरेंस मिटा दिया मैंने इसे। देखिए बच्चों, जो चार्ज होता है, चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो हमारा क्या हो सकता है, फोर्सेस between two charges may be of attraction or repulsion। अट्रैक्शन का फोर्स हो सकता है या रिपल्सन का हो सकता है, बट द फोर्स बिटवीन, इट इज ऑलवेज, कह सकते हैं इट इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मास, दो मास के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था, ठीक है, क्लास 11th में। और यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, प्लस दो, देखो सेम चार्ज होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन, और अगर हमारा क्या होगा अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इतने हमारे सफिशिएंट है, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले टाइम पे वो होगा हमारा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।